Good morning, students. I hope you are in good health. Welcome back to this FY BCom Business Communication लेक्चर नंबर 10। याद करा दूं आप लोगों को कि अभी तक हमारे 9 लेक्चर हो गए हैं। उन 9 लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन खत्म कर लिया। हमने चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स खत्म कर लिया और अब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 3 में कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। इस कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस मैंने आपसे कहा था कि इसमें 2 कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी जो है दैट इज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इस चैनल्स या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल चैनल है, इनफॉर्मल चैनल है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, इनफॉर्मल में ग्रेपवाइन, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी फिलहाल इसके ऊपर चर्चा चल रही है, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग करवाया था। ये पेज नंबर 66 से स्टार्ट होता है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग और उस वर्बल कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन दैट इज फेस टू फेस और टेलीफोन, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब आ जाते हैं टू द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल में ही सेकंड कैटेगरी देखो आपको मिलेगी, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन की। तो आज हम रिटन कम्युनिकेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर इटसेल्फ, दैट वाज ऑन पेज नंबर 76। एनी कम्युनिकेशन which is done in writing is known as written communication। लेटर्स के जरिए, नोटिस के जरिए, सर्कुलर के जरिए, मेमो के जरिए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं राइटिंग में, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं टू रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस आपको मिलेंगे ऑन पेज 78 और डिसएडवांटेजेस मिलेंगे ऑन पेज 79। ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे, समय बचता है तो विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑल्सो। सो रिटन कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में क्विक रिव्यू। एनी कम्युनिकेशन इन राइटिंग। एनी कम्युनिकेशन इन राइटिंग, कोई भी कम्युनिकेशन जब आप लिख के करते हो उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये लिखित कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन कैसे करेंगे सर? लेटर्स के जरिए किया जा सकता है, सर्कुलर्स, नोटिसेस, मेमोज एक्सेट्रा। Letters, circulars, notices, memos, etc. These are the different types of, you can say, written communication. अब written communication का importance या advantage क्या है? सबसे पहला legal evidence. Why? Because written communication
एक्ट्स लाइक ए परमानेंट रिकॉर्ड, कागज के ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम फाइल में स्टोर करके रखते हैं। अगर किसी भी किस्म का डिस्प्यूट होता है तो इसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। सो इट एक्ट्स एज लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्राइस से संबंधित, क्वांटिटी से संबंधित अगर किसी किस्म का भी डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, तो जो ऑर्डर लिखित में दिया गया था उस ऑर्डर के अंदर प्राइस और क्वांटिटी मेंशन्ड है, कोर्ट में उसको सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। सो दैट इज लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेकेंड इज परमानेंट रिकॉर्ड। सी रिटन कम्युनिकेशन में ये जो लेटर्स, सर्कुलर्स या नोटिसेस है, दे आर स्टोर्ड इन फाइल्स। इन्हें हम फाइल्स में स्टोर करके रखते हैं और ये फाइल्स में बरसों बरस तक रहते हैं। दे एक्ट एज परमानेंट रिकॉर्ड। जब कभी भी भविष्य में जरूरत पड़ेगी, दे कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसे फ्यूचर रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 आता है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। देख, रिटन कम्युनिकेशन जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने डिस्कस किया था कि रिटन कम्युनिकेशन बेहद एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। व्हाई? क्योंकि कोई भी लेटर लिखने से पहले या सर्कुलर बनाने से पहले मैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करता हूं दिमाग में कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। और प्लानिंग करने के साथ साथ जो भी मैं उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा सोच समझ करके मैं उसमें लिखता हूं, एक्यूरेटली लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ गलत डेटा या गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए तो यही लेटर मेरे खिलाफ कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। और इस वजह से बेहद सोच समझ करके पूरी प्लानिंग के साथ मैं पूरी एक्यूरेसी के साथ डेटा को प्रोवाइड करता हूं, एंड देयरफॉर इट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। सही सही जानकारी दी जाती है और टू द पॉइंट जानकारी दी जाती है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेटर को लिखा जाता है। नंबर 4 आता है वाइड सर्कुलेशन। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि अगर मुझे कोई सर्कुलर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है या अगर मुझे नोटिस कई लोगों को भेजनी है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई कंपनी अगर एनुअल जनरल मीटिंग रखती है तो उसे ये एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस अपने शेयर होल्डर को भेजनी पड़ेगी। अब कंपनी में तो हजारों शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी क्या करेगी, एक ही नोटिस की हजारों कॉपियां प्रिंट करवाएगी और उसे बाय पोस्ट भेज देगी टू ऑल द शेयर होल्डर्स। तो वाइड सर्कुलेशन में ये काम में आता है। इट कैन बी रिटन कम्युनिकेशन है, हम इसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं और कॉपीज बना करके इट कैन बी सेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, इट कैन बी सेंट टू मेनी पर्सन्स एट द सेम टाइम। दैट इज वाइड सर्कुलेशन। वाइड सर्कुलेशन के बाद नंबर 5 आता है फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जवाबदारी तय की जा सकती है रिटन कम्युनिकेशन में। देख, रिटन कम्युनिकेशन का बड़ा फायदा ये है कि जो व्यक्ति लेटर, सर्कुलर या नोटिस तैयार करता है वो व्यक्ति उसे अपनी राइटिंग में लिख रहा है। इट इज इन राइटिंग। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो लिखित में है, ओरल नहीं है।
अगर ओरल होता तो मैं अपनी जुबान से मुकर जाता कि मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये राइटिंग में है। और नंबर 2, इट इज साइंड बाय मी। पहली बात ये लिखित में है, दूसरी बात इस लेटर के ऊपर मैंने साइन किया है। तो इस लेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर कुछ गलत लिखा तो उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है दैट यू कैन होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज देयर इन द रिटन कम्युनिकेशन। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आता है लेस चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। रिटन कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बेहद कम होते हैं। क्यों? क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन को पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है। रिटन कम्युनिकेशन में जो भी जानकारी दी गई है वो जानकारी एक्यूरेट है और प्रिसाइज है, और इस वजह से नासमझी की या मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, एक्यूरेट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी अगर रीडर को या रिसीवर को किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो रिटन कम्युनिकेशन को वो वापस से दोबारा से पढ़ सकता है, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो वो उसको रीरीड कर सकता है। रीरीड कर सकने का मतलब जो है कि आप उसको जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार उसको पढ़िए, ताकि किसी किस्म की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो दूर हो जाएगा। तो लेस चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि पहला प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता है, दूसरा उसमें एक्यूरेट और प्रिसाइज जानकारी है, तीसरा उसको जब तक समझ में ना आए तब तक रीरीड किया जा सकता है। सो लेस चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद नंबर 7 आता है सूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। सी, बहुत ज्यादा लेंदी मैसेजेस होते हैं। जब कंपनी अपने बैकग्राउंड के बारे में कस्टमर को बताना चाहती है, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, प्रोडक्ट का लिटरेचर मटेरियल देना चाहती है, प्रोडक्ट का प्राइस, ऑर्डर का प्लेसमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी जानकारी बहुत ज्यादा हो जाती है जो कि ओरल कम्युनिकेशन में संभव नहीं हो पाती है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन में आप ये नहीं कर पाते, इतनी सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो भूल जाएंगे। रिटन कम्युनिकेशन का ये फायदा है कि मैं पूरी प्लानिंग के साथ उसको तैयार करता हूं, और क्योंकि मैं पूरी प्लानिंग के साथ उसको तैयार कर रहा हूं, देयरफॉर आई कैन प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सारी जानकारी दी जा सकती है। व्हाई? बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन इज सूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। और लास्ट एडवांटेज जो है दैट इज कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज यानी कि कंपनी का गुडविल और रेपुटेशन। देख, अगर रिटन कम्युनिकेशन में लेटर या सर्कुलर को मैं अगर अच्छी तरीके से तैयार करता हूं, यानी कि इफ इट इज ड्राफ्टेड in good and courteous language, यानी कि अगर लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए मैं अच्छी और कर्टियस भाषा का इस्तेमाल करता हूं, अगर अच्छी तरीके से मैं लेटर को ड्राफ्ट करता हूं या तैयार करता हूं, तो सामने वाले के ऊपर मैं अच्छी इंप्रेशन डाल करके अपनी कंपनी की इमेज को, गुडविल को और रेप्यूटेशन को बढ़ा सकता हूं। जितने अच्छे लेटर्स लिख करके हम आउटसाइड पार्टीज को भेजेंगे,
सामने वाले पर हम उतना ही अच्छा इंप्रेशन जमा पाएंगे, और जितना अच्छा इंप्रेशन जमाएंगे उतना ही मेरी कंपनी की यानी कि कॉर्पोरेट इमेज और गुडविल की इंक्रीज होगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब आते हैं उसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे, पेज नंबर 79। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है रिटन कम्युनिकेशन का? पहला डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि लेटर को ड्राफ्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स या डेटा अरेंज करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग। व्हाई? बिकॉज इट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा, जिसमें काफी समय लग जाता है। इसे लिखना, टाइप करना, ये सब का भी वक्त इसी के अंदर इंक्लूड होता है। सो पहले प्लानिंग करूंगा, फिर लेटर को ड्राफ्ट करूंगा, ड्राफ्ट करने के बाद उसको टाइप करूंगा या हाथ से लिखूंगा। ये सब जो है ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। जहां पर भी क्विक कम्युनिकेशन की आवश्यकता होगी वहां पर रिटन कम्युनिकेशन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। नंबर 2 आता है एक्सपेंसिव। रिटन कम्युनिकेशन को एक्सपेंसिव भी माना जाता है। व्हाई? बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए कॉस्ट तो इनकर करना पड़ेगा। सर रिटन कम्युनिकेशन में क्या कॉस्ट लगता है? सर पेपर का कॉस्ट लगेगा, क्योंकि तू रिटन कम्युनिकेशन लिखेगा तो कागज तो लगेगा, हवा में तो लिख नहीं सकता तू। यू नीड पेपर, पेपर का कॉस्ट लगता है। पेपर के कॉस्ट के साथ साथ टाइपिंग का कॉस्ट लगेगा, प्रिंटिंग का कॉस्ट लगेगा, ठीक है। फिर इसको भेजेगा कैसे? सर बाय पोस्ट भेजूंगा तो पोस्टेज का खर्चा लगेगा। अरे जो बंदा टाइपिंग करेगा, पोस्टेज करेगा, प्रिंटिंग करेगा, उसका टाइम भी तो तू कंसीडर करेगा, क्योंकि तू उसको पगार दे रहा है। आज एक लेटर को टाइप करके, प्रिंट करके, उसे एनवेलोप में डाल के पोस्ट करके आने में जितना समय लगेगा उतने की क्या वो पगार तो लेगा ना। सो उसका टाइम जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपके कॉस्ट में ऐड होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। ये थोड़ा कॉस्टली मामला है। नंबर 3 आता है प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक। देख, कुछ कम्युनिकेशंस में क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक की आवश्यकता होती है। वो इमीडिएट फीडबैक रिटन कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी क्लाइंट को या बायर को अपना लेटर भेजता हूं, सेल्स लेटर बना करके भेजता हूं, तो मेरा लेटर उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन का वक्त जाएगा। मेरा लेटर मिलने के बाद वो उसको पढ़ेगा और फिर उसके बाद में वो उसका जवाब देगा। अब जवाब अगर वो भी रिटन में देना चाहता है तो उसको लेटर ड्राफ्ट करना है, लेटर ड्राफ्ट करके पोस्ट करना है, तो उसको लेटर तैयार करने में 1 दिन जाएगा और पोस्ट करेगा। फिर वो पोस्ट करने के बाद 2 दिन के बाद, यानी कि मुझे रिप्लाई या फीडबैक मिलते मिलते 3 से 4 दिन या कभी कभी 5 दिन भी लग सकते हैं। सो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक नॉट पॉसिबल। तुरंत फीडबैक इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें फीडबैक मिलने में वक्त लगता है। सामने वाले को मेरा लेटर मिलने के बाद या सर्कुलर मिलने के बाद वो उसका रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा। नंबर 4 आता है प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें तुरंत क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होती है
और ये तुरंत क्लैरिफिकेशन भी रिटन कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेरा लेटर मिलने के बाद सामने वाला उसका रिप्लाई तैयार करेगा, मुझे पोस्ट से भेजेगा, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। सो जिन भी कम्युनिकेशन में देयर इज ए नीड फॉर इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन, इन दोज केसेस रिटन कम्युनिकेशन इज ऑफ नो यूज। उसमें तो आपको ओरल कम्युनिकेशन ही करना पड़ेगा। नंबर 5 है प्रॉब्लम ऑफ राइटर्स। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सभी लोग अच्छे लेटर्स ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं। Why? बिकॉज बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, यानी कि वे लोग भाषा में बेहद फ्लुएंट नहीं होते हैं। क्या है, एक अच्छा लेटर ड्राफ्ट करने के लिए आपका लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने लेक्चर कंडक्ट करता हूं तो आई मेक यूज ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। मुझे इंग्लिश भी अच्छे से आती है और आपने मेरी हिंदी भी ऑब्जर्व करी होगी। मैं हिंदी भी अच्छी बोल लेता हूं। तो यदि भाषा का ज्ञान अच्छा होगा तो मैं लेटर के अंदर अच्छे शब्दों का, अच्छी वोकैबुलरी का यूज करके अच्छा लेटर ड्राफ्ट कर पाऊंगा। लेकिन सभी लोग भाषा के इस्तेमाल में इतने अच्छे नहीं होते हैं। दे आर नॉट गुड एट लैंग्वेज एंड देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एग्जांपल ले लो ना, उनको बात समझ में आती, टीचर ने क्या सिखाया वो उनको आता है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने का बारी आता है ना तो दिमाग काम नहीं करता कि मैं उस चीज को, जिसको मैंने समझा है, उसको मैं शब्दों में कैसे उतारूं। सो वन इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। एंड देन कुछ लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स कर लेते हैं, उन्हें स्पेलिंग ढंग से नहीं आती है। कुछ लोग ग्रामर में बहुत पुअर होते हैं, यानी कि उनका ग्रामर अच्छा नहीं होता है। कहीं पे भी कुछ भी लगा देते हैं, दिस है, दैट है, वी है, यू है, आवर है, नाउ है, देन है। ग्रामर उनकी खराब होती है एंड देयरफॉर दे आर, सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ राइटर्स। जहां पर भाषा के ज्ञान की कमी होना, स्पेलिंग या ग्रामर अच्छा नहीं होना, इसकी वजह से अच्छे लेटर्स ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं। नंबर 6 आता है प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेटिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन। देख, नॉर्मली अगर मुझे कोई सीक्रेट जानकारी देनी है तो मैं सील बंद एनविलोप में, यानी कि सील्ड एनविलोप में मैं लेटर भेजूंगा। उस एनविलोप के ऊपर मैं कॉन्फिडेंशियल भी लिख दूंगा। उस एनविलोप के ऊपर किसको ये लेटर मिलना चाहिए उसका नाम भी लिख दूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजना है। लेटर कंपनी की हेड ऑफिस में पहुंच गया। हेड ऑफिस में मान लीजिए कि वो लेटर पहले प्यून के हाथ में आया और प्यून उसको मैनेजिंग डायरेक्टर तक लेके जाएगा। अब रास्ते में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति मिल गया, उसने प्यून से पूछा क्या है तेरे हाथ में, बोले साहब का लेटर है। बोले दिखा मेरे को। उसने वो एनवेलोप खोल लिया और लेटर पढ़ लिया, आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई। सो दैट इज वन बिग प्रॉब्लम कि अगर ये एनवेलोप गलत हाथों में पड़ जाता है या कोई गलत व्यक्ति इसको देख ले तो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। सो कई बार क्या होता है, बेहद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या सीक्रेट इंफॉर्मेशन के लिए रिटन कम्युनिकेशन सूटेबल नहीं होता है। सो दिस इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज। आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तब तक के लिए स्टे होम,
stay safe and goodbye.